आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं राहुल स्टडी सेंटर। मेरा नाम है राहुल। राहुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में है और 2008 और 13 में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। जैसा कि हमने टाइटल के रूप में, हेडिंग के रूप में हमने दिया है, आसाराम बापू को सजा हो गई है। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि आसाराम बापू जी को सजा हुई है। लेकिन सजा हुई क्या है ये आप लोग को कल बताएंगे, क्योंकि हमें ही आज नहीं बताया गया है, हमें ही नहीं पता है तो हम आपको क्या बताएंगे। बट इतना जरूर पता है कि आसाराम बापू को सूरत के गांधीनगर कोर्ट ने इनको सजा दी है। बट सजा क्या है ये आप लोग को कल पता चलेगा, ठीक है। ऑलरेडी इनको, यानी कि आसाराम बापू जी को ऑलरेडी इनको उम्र कैद की सजा जोधपुर कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यानी कि जोधपुर कोर्ट के द्वारा आसाराम बापू को पहले से ही उम्र कैद, यानी कि जोधपुर कोर्ट के द्वारा आसाराम बापू जी को पहले से ही उम्र कैद की सजा मिली हुई है, ठीक है। देखिए क्या किए थे, थोड़ा सा इनका हिस्ट्री पे भी जाएंगे, इनका कर्मों पे भी जाएंगे कि इन्होंने क्या किया। ऐसा जो बहुत बाबाओं का पोल खुला है। अभी आने वाले समय में कुछ ऐसे भी बाबा हैं, इन्हीं के टाइप के कुछ बाबा हैं, इनका भी पोल खुलना बाकी है, शायद खुल भी जाएगा, देखते रहिए आप लोग। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनको उम्र कैद फिर से इनको मिलेगा। मतलब सूरत के गांधीनगर कोर्ट के द्वारा भी इनको फिर से उम्र कैद की सजा मिलेगा। देखिए जोधपुर कोर्ट ने 2018 में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाया था। जोधपुर कोर्ट ने 2018 में इनको उम्र कैद की सजा सुनाया था, ठीक ना। साथ में इनके बेटे हैं जिनका नाम साई नारायण है, ठीक ना। साई नारायण को भी जेल में रखा गया है। साई नारायण, देखिए इन लोगों पे जो एलिगेशन लगा था रेप का लगा था, ठीक है ना। रेप का इन लोगों पे एलिगेशन लगा था। आसाराम बापू पे रेप का एलिगेशन लगा था कि रेप में ये लोग, देखिए इन पे जो धाराएं आईपीसी का लगा है, आईपीसी का 376 लगा है सेक्शन जो रेप के लिए लगता है। 377 आईपीसी के सेक्शन का लगा है जो अननेचुरल सेक्स के लिए। 307 है लगा है इन पे, और इसके साथ में ही 356 धारा आईपीसी सेक्शन के लगाया गया है, और इसके साथ कई अन्य धारा इन पे लगाया गया है। जो मेन है, मुख्य है, जो बता रहे हैं आप लोग को। 376 सेक्शन आईपीसी का जो धारा लगता है मेनली रेप वगैरह के लिए लगता है, ठीक है ना। उसके बाद 377 सेक्शन आईपीसी का लगता है जो अननेचुरल तरीका से सेक्स होता है उसके लिए, ठीक है ना। 307 और 356 आईपीसी के, इसके साथ कई अन्य धारा इन पे लगा है, ठीक है ना। कई अन्य, वीडियो साफ दिखाई दे रहा है ना, क्लियर, और आवाज भी क्लियर है ना। एक बार यस लिख दीजिए अगर जो लोग जुड़े हैं, एक लिख दीजिए कि हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, और सुनाई भी क्लियर दे रहा है। जो भी जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सब इन पे ऑलरेडी आईपीसी के धारा लगा हुआ है, ठीक ना। देखिए जो ये काम किए थे लोग, इनमें 6 लोग संलिप्त थे। कितने? 6 लोग संलिप्त थे इनके काम में, जिसमें से इनकी वाइफ और इनकी बेटी, ठीक ना, वो भी संलिप्त थी। लेकिन 6 में से 5 लोगों को छोड़ दिया गया है, और एक जो व्यक्ति जिनका नाम आसाराम बापू जी है उनको उम्र कैद की सजा मिली है, ठीक है। देखिए आसाराम बापू के जो एडवोकेट है, जो वकील हैं, जो गांधीनगर कोर्ट ने सजा दिया है, उसको लेकर उन्होंने बोला है कि हम आगे की ओर जाएंगे। आगे मतलब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई बात नहीं है, दरवाजा खुला है। अगर आपने गलत किया है तो गलत का गलत ही परिणाम मिलेगा, और आगे भी वही होगा। उम्मीद करते हैं कि जो ये कोर्ट सुनाए हैं। देखिए कुछ हम आसाराम बापू के हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है ना। आसाराम बापू के हिस्ट्री पे आते हैं तो देखिए आसाराम बापू जी जो थे ना, जो इंडिया के सबसे बड़ा साधु संत में से या बाबाओं में से एक बाबा थे, ठीक है ना।
आप लोग सही सुन रहे हैं कि आसाराम बापू इंडिया के सबसे बड़े बाबा में से एक बाबा थे, जिनके पास में मतलब आसाराम बापू के पास में 40 से ज्यादा स्कूल था, ठीक है ना। 40 से ज्यादा स्कूल था, 400 से ज्यादा आश्रम था, सोच लीजिए, और लाखों एकड़ जमीन था, ठीक ना। 4 करोड़ से ऊपर फॉलोवर था। समझ लीजिए कि कितना संपत्ति वाले ये बाबा थे। इनके पास 40 से ज्यादा स्कूल था, 400 से ज्यादा आश्रम था, ठीक है। इन आसाराम बापू के पास 40 से ज्यादा स्कूल, 400 से ज्यादा आश्रम और लाखों एकड़ जमीन और 4 करोड़ से ऊपर इनको फॉलोवर था, ठीक है ना। लोग फॉलो करते थे, बहुत लोग इनके स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है ना, बहुत लोग इनके आश्रम में रखते थे। और एक 2008 के पहले, ठीक है ना, आसाराम बापू का एकदम रुतबा था, इनके अपोजिट कोई आवाज नहीं उठाना। लेकिन इनका डिमोशन तो तब शुरू हुआ, यानी कि 2008 में इनकी कहानी बाहर आना शुरू हुआ। कहानी बाहर क्या आना शुरू हुआ, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। इनका पूरा परिवार, ठीक है ना, पाकिस्तान के सिंध में रहते थे, ये मेनली सिंधी थे, ठीक है ना। आसाराम बापू के पूरा परिवार सिंध प्रांत पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन ये भारत के अहमदाबाद में शिफ्ट कर गए थे, ठीक है ना। भारत के अहमदाबाद में शिफ्ट कर गए थे। 1972 में इन्होंने पहला आश्रम खोला था, ठीक है। 1972 ईस्वी में उन्होंने पहला आश्रम खोला था। इनका जन्म 1941 में हुआ था, ठीक ना। यानी कि आसाराम बापू जी का जन्म 1941 में हुआ था। 1972 में इन्होंने पहला आश्रम को ओपन किया था। 400 से ज्यादा इनके पास आश्रम था, 40 से ज्यादा इनके पास स्कूल थे और लाखों एकड़ इनके पास जमीन था, जिसमें से ये अवैध तरीका से भी जमीन को अपनाए हुए थे। और इनके बारे में अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये बहुत बड़े राजघराने से नहीं आते थे जिनके पास इतना संपत्ति था। इनका जीवन और पढ़ाई लिखाई काफी कष्टमय बीता था, ठीक है। इनका जीवन और पढ़ाई लिखाई आसाराम बापू जी का बहुत कष्टमय बीता था, बहुत गरीबी में बीता था। लेकिन एक बैक देखिए, इनके पास इतना का संपत्ति कहां से आया। इनका देखिए, इनका डिमोशन कब शुरू हुआ कि 2008 का समय चल रहा था। 2008 के समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, यानी कि घटनाएं क्या घटी, इनके आश्रम से बच्चे गायब होने लगे। जो आश्रम में बच्चे या बच्चियां लड़कियां रहती थी, वहां से बच्चा गायब होना शुरू हो गया। और इन्हीं के स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ते थे, वहां से बच्चा भी गायब होना शुरू होने लगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वहां से गायब होना। हद तो तब हो गई जब साबरमती आश्रम, मतलब साबरमती आश्रम नहीं, साबरमती नदी में लाश, इनके स्कूल के बच्चे बच्चियां की लाश साबरमती में मिलना शुरू हुआ। तो उस समय भी इन पे बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि प्रशासन और पुलिस जो है सबूत मांगती है और इनके अपोजिशन में कोई सबूत था नहीं, तो कुछ हुआ नहीं, ठीक ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ जी कि लाश नदी में मिलना शुरू हुआ और इन्हीं के आश्रम और इन्हीं के स्कूल का लाश क्यों मिलना शुरू हुआ? ज्यादातर लड़कियों का लाश मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो इनका वहीं से पतन का एक चैप्टर वहां ओपन हो गया, ठीक है। पतन का एक चैप्टर ओपन हो गया, लेकिन उस समय इतना मजबूत पकड़ बनाए हुए थे आसाराम बापू कि किसी का असर नहीं होता था। अरे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजघराने उनके चरण स्पर्श करके माथा टेकते थे। और देखिए 3 चीज है मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये 3 चीज में कोई भी अगर लिप्त हो जाएगा ना, तो उसका दिमाग नहीं काम करेगा मेरे दोस्त। क्यों? कौन कौन ऐसे 3 चीज है जहां पे काम नहीं करता है दिमाग, ठीक है ना। पहला है धर्म, दूसरा राजनीति, और तीसरा वही कल बताए थे लव, प्यार। ये 3 ऐसे जगह हैं भाई जहां पे दिमाग करना, काम करना बंद हो जाता है। धर्म के नाम पे तो ऐसे घसीटे जाते हैं लोग। जो भी मेरे वीडियो देखते हैं मेरे भाई लोग, धर्म, जाति, राजनीति और प्यार, तीनों से एकदम परे हो जाइए। क्योंकि देखिए 3 ऐसे चीज हैं, धर्म, राजनीति और प्यार, जहां दिमाग काम नहीं करता है। और वही हुआ था मतलब आसाराम बापू के साथ में कि इनका उस समय धर्म का लहर इतना तेज था कि बड़े बड़े राजनेता से लेकर मंत्री तक इनके माथा टेकते थे। इन पे कोई अगर कोई आवाज भी उठाता था
तो इन पे कार्रवाई नहीं होता था, ठीक ना। यानी कि देखिए धर्म में लोग बदल जाते हैं, जय 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 का नारा लगाते हैं तो गलत सही नहीं देखते हैं, जय जय का नारा लगते ही रहता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, पार्सियन हो। हमने किसी को पार्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं। कोई भी धर्म के लोग अगर धर्म में है तो दम उनके लिए वही सर्वोपरि है। राजनीति के लिए तो राजनेता जानवे करते हैं कहाँ क्या करवा देंगे, इसका तो कोई गारंटी है नहीं। और तीसरा प्यार, प्यार के बारे में तो नहीं बोले तो ठीक रहेगा भाई। प्यार तो एक ऐसा चीज है ना, इस सब चीज से बाहर निकलिए, तीनों चीज से बाहर निकलिए और अपना काम करना शुरू कीजिए, ठीक ना। अपना काम करना हम लोग शुरू कीजिए। ये तीन चीजों से बाहर निकलिए, धर्म, राजनीति और प्यार से बाहर निकल के और अपना काम बहुत बिल्कुल 100% तरीका से कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, छिंदवाड़ा में इनका बहुत बड़ा आश्रम था, ठीक है। छिंदवाड़ा में आसाराम बापू जी का बहुत बड़ा आश्रम था। 70,000 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा इन्होंने जमाए हुए रखा था, ठीक है। 2013 में जोधपुर और सूरत केस में इनको मतलब ये फंस गए, ठीक है। 2013 में जोधपुर और केस में ये फंस गए। ठीक ना। ये अब इसके बाद हुआ क्या कि सूरत केस में ये फंस गए। देखिए सूरत केस में दो बहन, एक ही परिवार की दो बहन इन पे आरोप लगाई। आरोप क्या था, अब देखिए वो दोनों बहन इन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है ना। ये दोनों बहन उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी और इनका पूरा परिवार उनका भक्त था। किनका भक्त था भाई, आसाराम बापू के। इनके मम्मी पापा हर कोई भक्त था। तो बाबा जी ने इनको बोला कि आप बहुत अच्छी कर रही हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मतलब बहुत तरह के तारीफ किए। और उन दोनों लड़कियों के ऑफर किया गया बुलाने के लिए। और उसके बाद बहुत लोग बोले भी, ठीक है ना, कि आप देखिए कितना आए हैं, कि बाबा का मतलब बुलावा आपको आया है, आप तो धन्य हो गए, ठीक है ना। इस तरह की बातें चली। और 12 या 13 अगस्त की एक घटना है, बाबा ने लड़की को बुलाया, वहां पे रखा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि उसके साथ जो रेप हुआ, उसके बाद वो लड़की रेप क्या हुआ मतलब वही बता सकती है। उसके बाद बाहर मतलब आई वो लड़कियां बाहर आई तो अपने मम्मी पापा से बताई कि हमारे साथ ये सब हुआ है। उसकी मम्मी पापा बौखला गई। बौखलाने के बाद में क्या हुआ, दौड़े दौड़े दिल्ली गए, उन्होंने केस किया, रिपोर्ट लिखवाया। बट उस समय इतना ज्यादा पकड़ उनके पास बना हुआ था कि इसका असर भी नहीं दिख रहा था उन पे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक डीजीपी थे, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि आगे की ओर करते हैं। और इसके बाद भगवान का समय का घड़ी उल्टा चक्र चला और रिपोर्ट जांच शुरू हुआ और सारे सबूत इनके खिलाफ हुआ। और उसके बाद में इनको उम्र कैद की सजा हुई है। और कल भी गांधीनगर कोर्ट ने इनको कुछ सजा सुनाई है। वो सजा क्या सुनाए हैं वो कल बताएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही उस समय ये 10,000 करोड़ से अधिक के संपत्ति के मालिक बन गए थे। 10,000 करोड़ से अधिक संपत्ति के मालिक बन गए थे। यही था आसाराम बापू का सजा और आसाराम बापू का ये हिस्ट्री था। इन्हीं शब्दों के साथ में हम विराम लेते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।